हाँ जी, नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल पर। तो सबसे पहले तो मैं आप सभी से माफ़ी माँगना चाहूँगा क्योंकि मैंने आपको बोला था कि जून लास्ट में मेरी तरफ से जो भी आप लोगों की हेल्प होगी वो करूँगा। यानी जो इंडियन इकोनॉमी के जो सेकंड ग्रेड के प्रथम प्रश्न पत्र में जो क्वेश्चन आते हैं उनके लिए मैं वीडियोज़ लाऊँगा। लेकिन किसी कारणवश मुझे टाइम नहीं मिला और लगभग 20-25 दिन में लेट हो गया। लेकिन अब मैं आप सभी से प्रॉमिस करता हूँ कि मैं लगभग 10 अगस्त से पहले पहले जितने भी इंडियन इकोनॉमी के अपने टॉपिक है उनके मैं वीडियोज़ अपलोड कर दूँगा। तो आज का वापस जो जैसे अपने पिछले वर्ष जो संस्कृत एजुकेशन डिपार्टमेंट के टाइम जो वीडियोज़ उपलब्ध करवाए थे, वैसे ही मैं अब वापस जो 3-4 जो टॉपिक थे उनके वीडियोज़ मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। क्योंकि जैसे मैं बात करूँ इंडियन इकोनॉमी की, जो सेकंड ग्रेड का प्रथम प्रश्न पत्र है, उसमें इंडियन इकोनॉमी के 4 टॉपिक दे रखे हैं और उन 4 टॉपिक से लगभग फिक्स ही मानो आप 6 से 7 क्वेश्चन तो मिनिमम आते ही हैं। जैसे 4 टॉपिक कौन-कौन से हैं, जैसे एक तो एग्रीकल्चर एंड कृषि वाला है, एक उद्योग वाला है, एक सेवा क्षेत्र वाला है और एक विदेशी व्यापार वाला है। तो ये 4 जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इनके लिए मैं आपको बैक टू बैक अब जल्द से जल्द वीडियो प्रोवाइड करूँगा। तो आज अपन शुरुआत करते हैं वापस से जैसे पीछे अपन ने पढ़ा था वैसे। तो पहले अपन मैंने कुछ लिखा आप लोगों के लिए, वो बात कर लेते हैं। जैसे जो फर्स्ट पेपर है उसमें लगती है अपने जो इंडियन इकोनॉमी मतलब एक प्रकार का जो इको सर्वे है इंडिया का, बजट है, वही है। 4 टॉपिक है, कौन-कौन से? कृषि है, उद्योग है, सेवा क्षेत्र है और एक विदेशी व्यापार वाला है। और यहाँ से मिनिमम 6 से 7 क्वेश्चन आते हैं। और जो संस्कृत एजुकेशन डिपार्टमेंट का जो दिसंबर 2024 में एग्ज़ाम हुआ था, उसमें यहाँ से 10 क्वेश्चन्स आए थे। वो आगे मैंने पीडीएफ बना रखी है, उसमें मैं आपको बताऊँगा कौन-कौन से क्वेश्चन थे। और उन 10 में से लगभग 8 क्वेश्चन अपनी वीडियो से आ गए थे। ज़्यादा आपने देखा होगा, ज़्यादा बड़े वीडियो नहीं थे। चारों वीडियो लगभग 2-1 घंटे के अंदर-अंदर मैंने आपको करवाए थे। तो वैसे ही अपन अब वापस पढ़ेंगे। यानी मेन चीज़ आपको क्या ध्यान रखनी है, ये चारों टॉपिक अब इम्पोर्टेंट है, इनको छोड़ नहीं सकते। और इन टॉपिक्स को सही पढ़ने का तरीका क्या होता है देखिए, पहले तो इनमें जो लेटेस्ट इको सर्वे के जो डाटा है वो एक अपने में इम्पोर्टेंट डाटा है, वो याद रखने होंगे। दूसरा जो स्कीम्स होती है इंपॉर्टेंट, यानी पुरानी स्कीम है वो नहीं पढ़नी, जो लेटेस्ट स्कीम है वो पढ़नी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो पहले ये संस्कृत एजुकेशन डिपार्टमेंट दिसंबर 2024 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसके क्वेश्चन है, यानी इसमें 10 क्वेश्चन आए थे और ज़्यादा मतलब टफ भी नहीं थे, मीडियम लेवल के क्वेश्चन थे। कोई इक्का दुक्का क्वेश्चन था वो थोड़ा अच्छा था। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन था, वर्ष 2023-24 में विश्व में सेवाओं के निर्यात में भारत की क्या रैंक थी? ये जो जो सेवा वाला टॉपिक है, सेवा क्षेत्र वाला, उसमें से आया है। तो उसमें 5वीं रैंक थी। और ये अपन जो सेवा क्षेत्र वाला वीडियो था उसमें जरूर किया था अपन ने। भारत में विदेशी व्यापार नीति 2023 का निम्न में से कौन सा लक्ष्य है? तो उसमें यह था कि 2030 तक भारत का जो निर्यात है उसको 2 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक बढ़ाना है। और फिर भारतीय आयातकों और निर्यातकों को निम्न में से कौन सी संस्था प्रमुख रूप से वित्त प्रदान करती है? आयातकों और निर्यातकों। तो ये एक प्रकार का थोड़ा मतलब आप कॉमन सेंस से इसका उत्तर निकाल सकते हैं। जैसे आईएमएफ नहीं होगा, भारतीय रिजर्व बैंक नहीं है, विश्व बैंक नहीं है, तो इसमें भारतीय निर्यात और आयात बैंक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था, भारत में स्वर्णिम रेशा क्रांति, ये जो अलग अलग क्रांतियां थी उनसे पूछा गया, जैसे जूट उत्पादन से संबंधित थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत मतलब कौन से वर्ष भारत में प्रथम विदेश व्यापार नीति जारी गई थी? तो 1992 में, क्योंकि 1991 में जो एलपीजी मॉडल है वो लाया गया था, उसके बाद नई विदेश व्यापार नीति लागू की थी भारत में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कौन सा उद्योग सर्वाधिक रोजगार देता है? तो कौन सा उद्योग इनमें से? टेक्सटाइल, यानी जो वस्त्र उद्योग है वो सर्वाधिक रोजगार देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कृषिगत वस्तुओं को न्यूनतम समर्थन कीमत प्रदान करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? जो एमएसपी है वो क्यों दी जाती है? उसका मुख्य कारण क्या है? एक सीमा से नीचे कृषि उत्पादों की कीमत को गिरने से रोकना। सरकार किसानों को सुनिश्चित कर देती है कि इससे
मतलब इतनी कीमत पर हम आपकी फसल को खरीदेंगे ही। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विनिवेश से क्या तात्पर्य है? यानी सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों को निजी क्षेत्र को बेच देना, यानी सरकार के पास जो संपत्ति है, जो इंडस्ट्रीज है, उनको निजी क्षेत्र को बेच देना, निजी क्षेत्र की हिस्सेदारी बढ़ा देना। भारत के उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना का केंद्र कौन सा क्षेत्र था? यानी जो पीएलआई की बात करते हैं, तो इसमें आपके ये विनिर्माण से संबंधित, यानी जो उद्योग वाला चैप्टर है उससे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2023-24 में भारत में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा था? तो इसमें उत्तर प्रदेश था सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य। तो ये देखिए आप 10 क्वेश्चन थे, और ये अपने जो 4 चैप्टर है इसमें कृषि, उद्योग, सेवा और विदेश व्यापार, इन चारों से पूछे गए हैं। तो आज अपन जो फर्स्ट चैप्टर है वो है कृषि क्षेत्र में वृद्धि एवं विकास, ये पढ़ेंगे। और वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होगा, जल्द से जल्द अपन पढ़ लेते हैं। इसके लिए मैंने कुछ चीज़ें आप लोगों की लिखी है, और कुछ मैंने ऐसे, देखिए लगभग 8-9 पेज है, और इनमें जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें मैं बता दूंगा वो चीज़ें आप याद कर लेना। जैसे सबसे पहले है भारतीय जो इकोनॉमी है, इंडियन इकोनॉमी, उसमें सबसे कम योगदान है कृषि क्षेत्र का। अपने को पता है इंडियन इकोनॉमी के जो 3 सेक्टर है, उसमें जो सर्वाधिक योगदान है वो सेवा यानी सर्विस सेक्टर का है, सेकेंड इंडस्ट्रीज यानी उद्योग क्षेत्र का, और थर्ड कृषि क्षेत्र का। लेकिन आजीविका में रोजगार सबसे ज़्यादा जो निर्भर है लोग, वो कृषि क्षेत्र पर है। और बात करें जीडीपी में योगदान, तो जीडीपी में इसका 16% योगदान है कृषि क्षेत्र का जीडीपी में। और देश की लगभग 46.1% आबादी आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर है। ये आपको सीधे डायरेक्ट याद ही करने, इनको रटना है सीधा। और कृषि क्षेत्र में जो सीएसीपी की बात करें, औसत वार्षिक वृद्धि दर की बात करें, तो 5% है। और 2016 में मोदी जी ने मतलब किसानों की आय दुगनी करने हेतु एक समिति की गठन की थी, और उसमें कुछ मतलब एम रखे गए थे किस प्रकार अपन किसानों की आय दुगनी कर सकते हैं। तो इसमें ये इम्पोर्टेंट पॉइंट थे जिनको आप, यानी प्रोडक्शन बढ़ाना है, उसके अलावा शस्य गहनता को बढ़ाना है, आई जो वैरायटी बीज है या फसल है उनको बढ़ाना है, उपज मूल्य है उसमें वृद्धि करनी है। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट थे, वो आप दे सकते हैं। और फिर कृषि क्षेत्र उप क्षेत्रों की बात करें, तो ये आपको याद रखना है, फसल है, पशुपालन है, मत्स्य है और वानिकी है। तो इनमें आप मतलब सीक्वेंस के अकॉर्डिंग याद रखें, यानी सबसे ज़्यादा योगदान फसल का है, फिर पशुपालन का है, फिर मत्स्य का है, फिर वानिकी है। यहाँ से अभी तक क्वेश्चन आया नहीं, और इस बार चांसेस आप याद रखें इसको अच्छे से। और फिर वित्त वर्ष 2024-25 में कृषि क्षेत्र की वृद्धि दर 3.8% अनुमानित है। नेक्स्ट पॉइंट है जो फाइनेंस ईयर 2022-23 है, उसमें कृषि एवं समन क्षेत्र हेतु संशोधित जीवीए 44.8 लाख करोड़ रुपए है, जो कुल जीवीए का 18.2% है। और 2023-24 में कितना था? 2023-24 में 47.2 लाख करोड़ है, और जो कुल जीवीए है उसका 17.7% है। वो एग्जैक्ट आपको पॉइंट याद रखने, इंपॉर्टेंट देखिए अभी लाइन। कृषि संबद्ध क्षेत्रों में वित्त वर्ष 2014-15 से वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान वर्तमान मूल्य पर मत्स्य पालन क्षेत्र 13.7% की CAGR के साथ शीर्ष स्थान पर है। यानी जो मत्स्य, जो ये कृषि उप क्षेत्र है, इनमें जो 3 नंबर ये सेक्टर है, सर्वाधिक वृद्धि इसमें रही है। और उसके बाद जो पशुधन है, पशुपालन वाला, उसमें। और हाल ही के वर्षों में कृषि क्षेत्र में पशुपालन में मत्स्य का योगदान बढ़ रहा है, जबकि फसलों के योगदान में कमी आई है। तो ये यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनेगा, आप स्टेटमेंट में क्वेश्चन दे सकते हैं कि हाल ही के वर्षों में पशुपालन में मत्स्य का जो योगदान है वो बढ़ रहा है, फसलों का योगदान घट रहा है। तो इस प्रकार से याद रखना। फिर यहाँ से लगभग क्वेश्चन आता ही है, ये 3 लाइनें हैं। जैसे भारत सबसे बड़ा उत्पादक किसका है? दूध का। दाल और मसालों में विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक है। फिर दूसरा सेकंड जो सबसे बड़ा उत्पादक है, चावल में, गेहूं में, कपास में और गन्ना में। और भारत का कुल वैश्विक अनाज उत्पादन में 11.6% योगदान है। 2023-24 में खाद्यान्न उत्पादन सर्वकालिक उच्च स्तर पर, यानी सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्शन है वो हुआ है अब तक का 332.23 मिलियन टन।
और जो 2022-23 में कितना था, 329 मिलियन टन था। अब कितना है, 332, जिसमें खरीफ 155, रबी 160 और जायद 16 मिलियन टन की बात हो रही है। इसको डिवाइडेशन में ना 3 भागों में, जैसे खरीफ 155 हो गया, रबी 160 और जायद 16। भूमि उपयोग की बात करते हैं, यानी कृषि भूमि 59% और शुद्ध बोए गए क्षेत्र 42% और शस्य गहनता कितनी है, 155.9%। और इसका सूत्र है वो याद रख लेना आप। फिर कुछ पॉइंट और है, जैसे अंगूर उत्पादन में अग्रणी राज्य, 1 नंबर महाराष्ट्र, फिर कर्नाटक। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, भारत में उच्च सिंचाई कवरेज राज्य, पंजाब और हरियाणा, ये याद रखना है। उच्च सिंचाई, यहाँ सबसे ज्यादा सिंचाई होती है पंजाब और हरियाणा में। और निम्न सिंचाई कवरेज वाले राज्य झारखंड और असम। भारत में लघु सिंचाई, यानी भारत सिंचाई क्षेत्र का 8% रखता है, लघु सिंचाई के सिंचाई क्षेत्र का। और जो अमेरिका देखे 68% और चाइना 13% की तुलना में बहुत ही कम है। तो नेक्स्ट देखते हैं अब ये कुछ जो इस वाले बजट के कुछ पॉइंट्स हैं उनको ध्यान रखना है। जैसे मिस्ट योजना, आपको ये ध्यान रखना है, मिस्ट योजना बजट 2023-24 में लाई गई थी। और जो मैंग्रोव वनस्पति है उनको बढ़ाने के लिए, यानी भारत का जो कोस्टल एरिया है, ये यहाँ जो भी मैंग्रोव वनस्पति है उसका संरक्षण करना है और उसको बढ़ाना है, उस हेतु ये मिस्ट योजना लाई गई थी। फिर है आत्मनिर्भर तिलहन अभियान, ये बजट 2024-25 में, और इसका उद्देश्य है भारत को तिलहन उत्पादन में क्या बनाना है, आत्मनिर्भर बनाना है। फिर प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना 2020 में लाई गई थी, और इसका जो एम क्या है, मत्स्य उत्पादन को बढ़ाना है और जो मत्स्य पालक उनकी आय को बढ़ाना है। और प्रावधान 2020-21 से 2024-25 तक, यानी 20,050 करोड़ रुपए का व्यय करना है। ये 4 से 5 साल के लिए 20,050 करोड़ रुपए का व्यय करना है। ये लेटेस्ट बजट में हाल ही में इसको कैबिनेट के द्वारा परमिशन मिली है, और ये इम्पोर्टेंट है, इसको याद ही कर लेना आप लोग, आ सकती है। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना, ये जो विकासशील कृषि जिला कार्यक्रम है उसका भाग है। इसमें 100 जो आकांक्षी जिले हैं उनको सिलेक्ट किया गया है। उसमें क्या कृषि उत्पादन बढ़ाना है और जो फसल विविधीकरण है, यानी फसलों में विविधीकरण को अपनाना है उसे तो। और साथ में जो भी सिंचाई है, भंडारण है, लॉजिस्टिक सुधार है, उनमें सुधार करना है। तो ये इंपॉर्टेंट याद कर लेना। 2025-26 वाले बजट हाल ही में इसको अनुमोदन मिला है। 100 आकांक्षी जिले हैं और उन्हें क्या करना है, उत्पादन और विविधीकरण को बढ़ावा देना है। फिर कुछ पॉइंट और, दलहन में आत्मनिर्भर, ये इस बार वाले बजट के कुछ पॉइंट है, ये याद रखना आप। जैसे तुअर है, उड़द है, मसूर है, पर विशेष ध्यान दिया गया है। और इसके साथ 6 वर्षीय दलहनों में आत्मनिर्भर मिशन प्रारंभ किया गया है। कपास उत्पादकता मिशन, यानी कपास कृषि उत्पादकता को बढ़ावा देना है। और यह मिशन वस्त्र क्षेत्र के लिए हमारे जो 5F विजन पर आधारित है। यहाँ से प्रश्न आ सकता है, 5F विजन यानी वस्त्र क्षेत्र से संबंधित है। और 5F का मतलब क्या, फार्म, फाइबर, फैक्ट्री, फैशन और फॉरेन, और किसानों का आय की इम्प्रूवमेंट करना है। फिर केसीसी में सुधार, तो केसीसी के अंदर क्या किया, जो ऋण की सीमा थी वो 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दिए। और साथ में जो भी मछुआरे हैं और डेयरी किसान हैं उनको भी केसीसी में शामिल किया गया। दो इम्पोर्टेंट जो 2025-26 वाला बजट है उसमें चेंज किए गए हैं, एक तो 3 लाख से 5 लाख कर दिए ऋण सीमा, दूसरा जो मछुआरे हैं, डेयरी जो किसान हैं उनको भी केसीसी में शामिल किया गया है। फिर श्री अन्न योजना, ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी अच्छे से याद करना। 2023-24 बजट में इसकी स्टार्टिंग की गई थी। और श्री अन्न योजना किससे संबंधित है, मोटा अनाज उत्पादन से। सीधा ही कई बार क्वेश्चन आ जाएगा कि श्री अन्न योजना किससे संबंधित है। जैसे PLI वाली आई थी, प्रोडेशनल लिंक इंसेंटिव स्कीम, किससे संबंधित है, विनिर्माण। तो वैसे ये श्री अन्न योजना आ सकती है। तो मोटा अनाज कौन से होते हैं, जो ज्वार है, बाजरा है, रागी है, ये मोटा अनाज होते हैं। उत्पादन, जो वित्त वर्ष 2023-24 था उसमें भारत श्री अन्न का उत्पादन 308 लाख मीट्रिक टन था। और प्रमुख उत्पादक राज्य जैसे राजस्थान है, महाराष्ट्र, ये प्रमुख उत्पादक राज्य है। और खपत प्रति व्यक्ति श्री अन्न की उपलब्धता है 33.7 किलोग्राम प्रति वर्ष हो गई, ये भी याद रखना है। और निर्यात, भारत अब वैश्विक मिलेट्स उत्पादन में 11.6% योगदान के साथ सबसे बड़ा निर्यातक है। जो श्री अन्न मोटे अनाज में भारत सबसे बड़ा निर्यातक है।
और 2023 में भारत की पहल पर इसे 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष भी घोषित किया गया था। ये बात की एक अचीवमेंट थी, इनको आप याद रखना, कोटेशन में जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है उनमें आ सकते हैं। फिर जो जो संस्कृत एजुकेशन डिपार्टमेंट वाला एग्जाम था उसमें क्वेश्चन आया था ना कि गेहूं का सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन सा, तो उत्तर प्रदेश राज्य का था। वैसे ही कुछ और इम्पोर्टेंट है, इनको आप याद रखना। जैसे कुल खाद्यान्न में यूपी और एमपी, गन्ना में यूपी फर्स्ट और सेकंड याद रख लेना महाराष्ट्र, मोटा अनाज में राजस्थान, कर्नाटक और मध्य प्रदेश, सरसों में राजस्थान, कुल तिलहन में राजस्थान। अब राजस्थान किस मोटा अनाज में, सरसों में, कुल तिलहन, तीनों में राजस्थान। और फिर दालों में मध्य प्रदेश फर्स्ट है और राजस्थान थर्ड है। चना में मध्य प्रदेश फर्स्ट है, राजस्थान थर्ड है। सोयाबीन मध्य प्रदेश, राजस्थान थर्ड है। मूंगफली में राजस्थान सेकंड है। कपास में गुजरात फर्स्ट है और मक्का में कर्नाटक, चावल में तेलंगाना। ये आपको याद रखने, फर्स्ट तो आपको याद होना ही चाहिए इतनों का तो। और फिर कुछ ये कृषि विधियों के नाम है, ये आपको याद रखने हैं। जैसे सेरिकल्चर किससे संबंधित है, रेशम कीट पालन से। और एपीकल्चर मधुमक्खी पालन से। पिसिकल्चर मत्स्य पालन से। और फ्लोरी फूलों के उत्पादन से। विटीकल्चर अंगूर की खेती से। तो ये इंपॉर्टेंट है, आप इतनी याद कर लेना, बाकी नीचे वाली ये छोड़ दिए। हॉर्टिकल्चर याद रखना, बागवानी, बाकी छोड़ देना। फिर नेक्स्ट जो प्रमुख कृषि क्रांतियाँ थी, यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेज है, अच्छे से याद कर लें। आपको जैसे हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित थी और इसका जनक कौन था भारत में, हम स्वामीनाथन। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से, ये क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चन आए हुए हैं वर्गीज कुरियन। पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से, ये इंपॉर्टेंट है। और राजीव गांधी इसके जनक थे। भूरी क्रांति उर्वरक से। और नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से, और इसके जनक कौन है, अरुण कृष्णन। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी तक अपन जनक केवल इन दो के याद करते हैं और यहाँ से आ सकता है, अच्छा प्रश्न है। लाल क्रांति टमाटर और मांस से, इसके जनक कौन है, विशाल तिवारी है। बादामी मसाला से, सुनहरी बागवानी से। गोल क्रांति आलू उत्पादन से। काली क्रांति यानी काला सोना पेट्रोलियम हो गया। रजत क्रांति अंडा उत्पादन से होगी। गुलाबी क्रांति झींगा मछली उत्पादन से, और उनके जनक कौन है, दुर्गेश पटेल। ये इंपॉर्टेंट है, आप ये याद रखना। जैसे सिल्वर फाइबर क्रांति कपास उत्पादन से, इंदिरा गांधी इनके जनक। और गोल्डन फाइबर जूट उत्पादन से, ये तो पीछे आया अभी था। और सदाबहार क्रांति कृषि यानी जैव तकनीकी, यानी जो हरित क्रांति थी, ग्रीन रिवोल्यूशन थी, उसके जो पर्यावरण पर जो नेगेटिव इफेक्ट पड़ रहे हैं उनको दूर करने के लिए कौन सी सदाबहार क्रांति की वकालत की थी, एम एस स्वामीनाथन ने, यानी जैविक कृषि की ओर बढ़ावा देना। तो अब अपन जो इम्पोर्टेंट जो लेटेस्ट जो योजना है उनको पढ़ेंगे ना, और बाकी इसके ऊपर एक वीडियो और आएगा, वो भी आप लोग देखना ज़्यादा। फर्स्ट है कृषि क्षेत्र में की गई अन्य महत्वपूर्ण पहले। डिजिटल कृषि मिशन, ये याद रखना है, लेटेस्ट है। डिजिटल कृषि मिशन कब, 2 सितंबर 2024 को। और इसमें क्या है, कृषि प्रौद्योगिकियों को अपनाना है और मूल्य खोज तंत्र में सुधार करना है। और वित्तीय सहायता कितनी है, ये मत याद करना भैया। इसलिए ये मतलब कृषि जो प्रौद्योगिकी है उसको अपनाना कृषि में, और मूल्य खोज तंत्र उसमें सुधार करना है। इसमें क्या है, एक तो डिजिटल जो सार्वजनिक अवसंरचना है उसको बनाना है। और जो डिजिटल सामान्य फसल अनुमान सर्वेक्षण है उसको लागू करना है। ये 3 चीज़ें याद करनी है। उसके अलावा इस मिशन के 3 प्रमुख स्तंभ है। ये वी एग्री स्टेक यानी किसान की पहचान। तो 3 स्तंभ है, उनमें सबसे इंपॉर्टेंट है ये एग्री स्टेक वाला। इसमें क्या, एग्री स्टेक में क्या है, किसान की पहचान, यानी किसानों तक सेवाओं व योजनाओं का सुव्यवस्थित वितरण सुनिश्चित करने हेतु एग्री स्टेक को किसान केंद्रित डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में, डीपीआई के रूप में तैयार किया गया। किसानों की पहचान करनी है। और इसके 3 घटक है, फार्म रजिस्ट्री यानी जो डिजिटल पहचान आईडी, उससे एक किसान की डिजिटल पहचान आईडी बनाई जाएगी। और भूषण गाँवों के नक्शे तैयार किए जाएंगे। और बोई की फसल है उसकी रजिस्ट्री, यानी एक प्रकार से एक पूरा किसान की आईडी बनेगी, किस रिलेटेड, एग्री स्टेक से। और ये राजस्थान में 5 फरवरी 2025 से प्रारंभ हुआ है। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वही बता रहा हूँ मैं आपको, सारी चीजें नहीं बता रहा इसमें। और ये याद रखना है इसके एग्री स्टेक के
जो या कृषि जो डिजिटल मिशन है, इसकी इम्पोर्टेंट जो टारगेट है वो आगामी 3 वर्षों में 11 करोड़ डिजिटल किसान आईडी बनाने का लक्ष्य है। यानी एग्री स्टेक है, इसमें क्या किसान की आईडी बनेगी, कितनी आईडी बनाने आगामी आगामी 3 वर्षों में 11 करोड़। और फिर आगामी 2 वर्षों में देश भर में डिजिटल फसल सर्वेक्षण शुरू कर रहे हैं, डिजिटल रूप से फसल सर्वेक्षण। फिर जो ये डिजिटल कृषि मिशन है, इसका सेकेंड जो स्तंभ है वो कृषि निर्णय सहायता प्रणाली। इसके अंतर्गत कृषि निर्णय सहायता प्रणाली यानी किसानों को क्या है, फसलों की जानकारी, मिट्टी, मौसम, जल संसाधन, उनकी जानकारी दी जाएगी। फिर है व्यापक मृदा उर्वरता और प्रोफाइल मानचित्रण। इसके अंतर्गत जो मृदा है उसका प्रोफाइल मानचित्र तैयार किया जाएगा। बाकी ये आप छोड़ देना। इसके अलावा उपज, इसकी एक तो फुल फॉर्म वो याद रखनी है आपको, यूनिफाइड पोर्टल फॉर एग्रीकल्चर स्टेटिक्स। तो उपज की ये फुल फॉर्म है। ये क्या है, एक उन्नत कृषि डेटा प्रबंधन मंच है जो फसल उत्पादन, बाजार के रुझान, मूल्य निर्धारण और अन्य महत्वपूर्ण कृषि को रियल टाइम जानकारी केंद्र के सेंटर के रूप में, यानी जो फसल कितनी फसल का उत्पादन हुआ है, बाजार मूल्य क्या है, इन सभी की जानकारी देने के लिए उपज पोर्टल शुरू किया गया है। फिर साथ ही यह पोर्टल कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के साथ साझेदारी बनाया है। और ये क्या करेगा, बीज की गुणवत्ता और शुद्धता को बढ़ाने का सुनिश्चित करेगा। किससे रिलेटेड, बीज की गुणवत्ता और शुद्धता को बढ़ाने से। फिर एग्रीश्योर कोस, एग्रीश्योर कोस, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, एग्री स्टेक और एग्रीश्योर कोस और उपज की फुल फॉर्म। तो ये 2024 में इसकी स्टार्टिंग हुई थी एग्री श्योर की। और इसका ये क्या है, स्टार्टअप ग्रामीण उद्यमों के लिए कृषि कोष है। प्रायोजक एजेंसी कौन है, भारत सरकार है, नाबार्ड। और कोष संरचना कहते हैं, कोष की कुल राशि 750 करोड़ रुपये है, जिसमें 250 करोड़ भारत सरकार, नाबार्ड और निजी निवेशकों द्वारा जुटाया जाएगा। ये स्टेटमेंट में आ सकता है, 750 करोड़ में कितने, भारत सरकार, नाबार्ड और निजी निवेशक है। और इसकी अवधि कितनी है, स्थापना की तारीख से 10 वर्ष तक है, जिसे 2 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। और लक्ष्य के लगभग 85 स्टार्टअप्स को सहायता देना है, जो कृषि स्टार्टअप है उनको सहायता देने के लिए। और 750 करोड़ के बजट से बनाया गया है 10 वर्षों में, और इसे आगामी 2 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। इसकी पीडीएफ है वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल है उस पर अपलोड कर दूंगा। और टेलीग्राम चैनल की लिंक है वो यूट्यूब पर मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, वहाँ से आप टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं। ये अपन ने पढ़ ली। केंद्रीय बजट में 2025-26 में प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना, जो 100 कम उत्पादकता वाले जिले हैं उनको सिलेक्ट किया गया है। और इसका उद्देश्य क्या है, कृषि उत्पादन को बढ़ाना है, सिंचाई के बुनियादी ढांचे में सुधार करना है, और जो अल्पकालिक या दीर्घकालिक ऋण है वहाँ तक किसानों की जो पहुँच है उसको सुनिश्चित करना है। और नेक्स्ट है, हाँ एक ये मखाना बोर्ड याद रखना, मखाना बोर्ड है ये बिहार में स्थापित किया गया है। फिर है नमो ड्रोन दीदी योजना, ये भी इम्पोर्टेंट है। एक केंद्रीकृत योजना है जिसका उद्देश्य है महिलाओं के नेतृत्व वाले स्वयं सहायता समूह जो SHGN स्वयं हेल्प ग्रुप्स महिलाओं के लिए उनको कृषि सेवाएं प्रदान करनी है, कृषि सेवाएं प्रदान करनी है। और उनको ड्रोन ड्रोन तकनीक है उससे अवगत करवाया जाएगा। और 2024-25 से 25-26 के दौरान 15,000 चयनित महिलाएं हैं उनको इसके अंतर्गत शामिल किया जाएगा और इनको ड्रोन प्रदान करेगा। और उस ड्रोन को अपन जो कृषि सेक्टर है उसमें यूज कर सकते हैं उर्वरक छिड़काव के लिए। तो इम्पोर्टेंट है, ये याद रखना, नमो ड्रोन दीदी योजना, ये मत याद करना आप। फिर है कृषि में तकनीक। इसके लिए पहला है कृषि में राष्ट्रीय ई गवर्नेंस प्लान। एक तो इसकी जो फुल फॉर्म है वो याद रखनी है, नेशनल ई गवर्नेंस प्लान फॉर एग्रीकल्चर, यानी कृषि में राष्ट्रीय ई गवर्नेंस प्लान। इसका उद्देश्य क्या है, किसानों को कृषि संबंधी सूचनाएं उपलब्ध कराना, ICT के माध्यम से, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से किसानों को जो कृषि से रिलेटेड है वो सूचनाएं उपलब्ध कराना। प्रारंभ 2010-11 में 7 राज्यों में, फिर 2014-15 से सभी राज्यों में स्टार्ट किया गया था। इंपॉर्टेंट है ये, इसको भी याद रखना है। और ये NGAPH के तहत विभिन्न जो ऐप है वो याद रखना है। कौन कौन से ऐप है देखते हैं। एक तो एम किसान, किसान पोर्टल और किसान सुविधा। एम किसान ऐप के माध्यम से आपको वर्षा, तापमान, इनके बारे में किसानों को
जानकारी, फिर बीज की जो कौन सी किस्म का चयन करना चाहिए, बुआई का समय, फसल की कटाई का समय, उसके बारे में जानकारी दी जाएगी। फिर किसान पोर्टल ये वन स्टॉप शॉप है, जहाँ विभिन्न जो विषय जैसे बीज है, उर्वरक है, कीटनाशक है, डीलर नेटवर्क है, कृषि मौसम विज्ञान है, सारी की सारी जानकारी दी जाएगी। फिर सुविधा किसान सुविधा जो बाजार मूल्य है, पौधा संरक्षण है, या मृदा स्वास्थ्य कार्ड है, शीत भंडारण है, गोदाम है, इनके बारे में आपको सूचना मिल सकती है। तो ये भी याद रखना है, ये किसके अंतर्गत है, ये जो NGAP है इसके अंतर्गत। फिर नमो ड्रोन दीदी योजना, ये अपन ने ऊपर पढ़ ली थी। ना देखा था 15,000 जो महिलाएं हैं उनको सिलेक्ट किया जाएगा, ड्रोन है दिया जाएगा उर्वरक छिड़काव के लिए। नेक्स्ट है राष्ट्रीय कृषि विस्तार एवं तकनीकी मिशन। राष्ट्रीय कृषि विस्तार एवं तकनीकी मिशन उचित कृषि तकनीक और कृषि मिशन की अच्छी पद्धतियों को ज्ञान और किसानों को हस्तांतरित करना। और इसके 4 सब मिशन ये याद रखने हैं ना, असेम जो सेम है कृषि विस्तार, या असमस्पी है बीज रोपण व सामग्री एंड सीड एंड प्लांट मटेरियल वाला, असमाम है कृषि यंत्रीकरण एग्रीकल्चर में जो मैकेनिज्म है, या कृषि में ई गवर्नेंस हेतु सबमिशन, ये 4 सबमिशन ये याद रखने हैं। बाकी आप इनको छोड़ सकते हो, ये पढ़ लेना। कृषि मशीनीकरण पर एक उपमिशन असमाम। और यानी कृषि मशीनीकरण को समावेशी बढ़ावा देने 2014-15 में इसका स्टार्ट किया गया था। और ये किसका पार्ट है, राष्ट्रीय कृषि विस्तार एवं तकनीकी मिशन का। और यह मिशन कृषि मशीनरी संबंधित प्रशिक्षण, यानी जो किसानों को कृषि मशीनरी होती है, न्यू टेक्नोलॉजी, उसका प्रशिक्षण देगा। और कस्टम जो हायरिंग सेंटर है वो इनकी सहायता करेंगे। ये छोड़ देना आप। फिर कृषि विपणन, ये इंपॉर्टेंट। थोक कृषि विपणन का कार्य राज्य कृषि उत्पाद बाजार समिति, एक बार इसकी फुल फॉर्म भी आई थी, APMC की राज्य कृषि उत्पाद बाजार समिति, अधिनियम के प्रावधान के तहत स्थापित जो थोक बाजार नेटवर्क उनके द्वारा किया जाता है। और देश में मंडियों द्वारा सेवा प्रदान किया जाने वाला औसत क्षेत्रफल 434 वर्ग किलोमीटर है, जबकि राष्ट्रीय किसान आयोग ने 5 किलोमीटर के दायरे यानी 80 वर्ग किलोमीटर में विनियमित बाजार की आवश्यकता की सिफारिश की है। हर 5 किलोमीटर के दायरे में होनी चाहिए, लेकिन देश में औसत कितने 434 वर्ग किलोमीटर के दायरे में ये APMC मंडियाँ है। इसके लिए राष्ट्रीय कृषि ई बाजार ई नाम नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट 2016 में इसकी स्टार्टिंग हुई थी। और इसका एम क्या है, नवीन कृषि प्रौद्योगिकियों को अपनाने और मूल्य खोज तंत्र में सुधार करने हेतु नाम की शुरुआत की गई थी। विजन है कृषि विपणन में दक्षता को बढ़ाना, मूल्य निर्धारण में सुधार, कृषि विपणन में एकरूपता लाना, और खरीदारों विक्रेताओं के बीच सूचना जो विषमता है उसको गैप को कम करना। फिर ये याद रखना, ई नाम एक ई व्यापार पोर्टल है जिसमें APMC मंडियों का कंप्यूटरीकरण किया जाता है। यानी ई नाम एक ये पोर्टल है जिसके ऊपर जो भी APMC जो मंडी है इनको पंजीकृत किया जाता है। यहाँ से किसान अपने ऑनलाइन जो फसल है उनकी कीमत जान सकते हैं, और जो डीलर है उनसे संपर्क कर सकते हैं। इसके तहत किसान अपने नज़दीकी बाजार से अपने उत्पाद की ऑनलाइन ऑनलाइन देखो बिक्री कर सकते हैं, और व्यापारी कहीं से भी उन्हें खरीद सकते हैं और मूल्य चुका सकते हैं। ये कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट है, याद रखना। 31 अक्टूबर 2024 तक 1.78 करोड़ से अधिक किसान व 2.62 लाख व्यापारी इनाम पोर्टल पर पंजीकृत हो सकते हैं, ऐसे RPC डाटा अक्सर देती है। दिसंबर 2024 तक 1410 मंडियों को इनाम प्लेटफॉर्म के साथ एकीकृत किया गया। कितनी 1410 मंडियां, और इतने सारे जो किसान हैं वो इससे जुड़ चुके हैं। भारत सरकार ने 2027-28 तक 6.86 हजार करोड़ रुपए के बजट परिव्यय के साथ 2020 में 10,000 FPO बनाने और बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय क्षेत्र योजना की शुरुआत की थी। और अब इसमें कितने पंजीकृत हो चुके हैं 9,204 FPO पंजीकृत हो चुके हैं। कृषि विपणन अवसंरचना 2014 में स्टार्टिंग की थी, और इसके जो कृषि अवसंरचना से संबंधित जो भी भंडारण है सुविधाएं हैं उनको बढ़ावा देना है। ये छोड़ देना, कृषि अवसंरचना कोष है ये भी छोड़ देना।
फिर मोस्ट इम्पोर्टेंट है खाद्य, जो फूड प्रोसेसिंग सेक्टर है, खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र है ये। भारत दूध का सबसे बड़ा उत्पादक है। फलों सब्जियों व चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। अतः उचित मूल्य पर कच्चे माल की उपलब्धता, विशाल श्रम शक्ति, बड़ी उपभोक्ता मांग भारत एक मजबूत खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए आवश्यक प्रदान करती है। 2022-23 में विनिर्माण के जीवीएम में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र का योगदान कितना है? 7.66% है 2022-23 के जीवीएम विनिर्माण क्षेत्र का, ये याद रखना है। और यहाँ कितने लोगों को रोजगार मिल रहा है? 12.41% खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में लोग रोजगार है। और जो भी खाद्य निर्यात करते हैं उसमें 46.44 बिलियन डॉलर था निर्यात, और जो भारतीय कुल निर्यात का 11.7% था। भारतीय कुल निर्यात का 11.7% इसका हिस्सा किसका है? खाद्य जो प्रसंस्कृत निर्यात है उसका। और प्रसंस्कृत खाद्य निर्यात का हिस्सा भी 2017-18 में 14.9% बढ़कर 2022-23 में 23.4% हो गया। ये चारों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखने आप लोगों को। फिर खाद्य प्रसंस्करण से कुछ इंपॉर्टेंट योजनाएं वो याद रखनी, जैसे पहले पीएम अफएमई, यानी जो खाद्य प्रसंस्करण उद्यम है उनका क्या करना है? फॉर्मलाइजेशन, औपचारिकरण करना है। ये नाम याद रखना है, एफ से, फॉर्मलाइजेशन यानी औपचारिकरण, यानी उनकी रजिस्ट्री करनी है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने, कौन सा मंत्रालय? खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय 2020 से 25 की, और कितना परिव्यय? 10,000 करोड़। उद्देश्य क्या है? जो भी खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में उनकी स्थापना करना, और उनको तकनीकी, वित्तीय और व्यावसायिक सहायता प्रदान करना, और असंगठित खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र का उन्नयन करना, यानी असंगठित क्षेत्र में उनको किस में लाना है? उनका फॉर्मलाइजेशन, औपचारिक रजिस्टर करके, और सरकार के द्वारा जो भी सुविधाएं दी जा रही है, चाहे ऋण की हो, तकनीकी सुविधाएं हो, उनको प्रावधान करनी है। और इसमें एक जिला एक उत्पाद की विकल्पना की गई है, यानी अपने जिस भी जिले के जो भी फेमस उत्पाद है उसको बढ़ावा देना, और वोकल फॉर लोकल को प्रोत्साहित किया गया। प्रावधान अपने ऊपर पड़ा था 2020-21 से 2024-25 10,000 करोड़ रुपए का प्रावधान था, और इसे अब कितना बढ़ा दिया गया? 2025-26 तक बढ़ा दिया गया है। और मौजूदा 2 लाख उद्यमों को औपचारिक ढांचे में लाना, जो 2 लाख जो असंगठित क्षेत्र के उद्यम है उसको किसमें लाना है? औपचारिक ढांचे में, यानी उसकी रजिस्ट्री करनी है, ताकि सरकार को एग्जैक्ट डाटा मिले और उनको जो भी ऋण की है, तकनीकी की है, सुविधाएं प्रदान की जाए। और इसमें 60-40 अनुपात है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है। प्रसंस्कृत उद्यम की स्थापना है तो परियोजना लागत का 35% या अधिकतम 10 लाख रुपए क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी प्रदान की जाती है। पीएलआई एसएफआई, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना, किससे संबंधित है? ये जो प्रोडक्शन लिंक इनिशिएटिव स्कीम है, और ये जो फूड प्रोसेसिंग सेक्टर उससे संबंधित है। और इसका उद्देश्य क्या है? अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में ब्रांडिंग और विपणन पहलों को सुविधाजनक बनाकर वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी खाद्य प्रसंस्करण नेतृत्वकर्ताओं को तैयार करना, यानी इंडिया को विश्व में जो फूड प्रोसेसिंग सेक्टर है उसमें अग्रणी लाने के लिए योजना स्टार्ट की गई है। और इसमें समुद्री उत्पाद है, प्रसंस्कृत फल है, सब्जियां है, रेडी टू कुक उत्पाद, इनको शामिल किया जाएगा। और 2021-22 से 2026-27 तक 1 लाख और 9,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है इसमें। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना, यहाँ से 2000 जो 22 वाला एग्जाम था उसमें क्वेश्चन पूछा भी गया है प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना से। और 2016 में एक अम्ब्रेला स्कीम के रूप में स्टार्टिंग हुई थी, और फिर 2017 में इसका नाम प्रधानमंत्री संपदा योजना कर दिया गया था। और यह योजना आधुनिक बुनियादी ढांचे के विकास, यानी खेत से लेकर खुदरा तक आपूर्ति श्रृंखला के अनुकूलन पर आधारित है। और इस योजना का उद्देश्य है फसल कटाई के बाद होने वाले नुकसान को कम करना, प्रसंस्करण क्षमताएं एवं निर्यात स्तर को बढ़ाकर खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को समग्र उन्नति की ओर बढ़ावा देना। और इस अम्ब्रेला स्कीम में क्या क्या चीज़ें शामिल है ये इंपॉर्टेंट है, जैसे मेगा फूड पार्क बनाए जाएंगे इसके अंतर्गत, जो एकीकृत कोल्ड चेन है वो, फिर कृषि प्रसंस्करण जो समूह है उनके लिए अवसंरचना तैयार की जाएगी, फिर बैकवर्ड और फॉरवर्ड जो लिंकेज का निर्माण किया जाएगा, फिर जो
गुणवत्ता आश्वासन अवसंरचना उसमें सुधार है, मानव संसाधन संस्थान ऑपरेशन ग्रीन है, ये भी इसका पार्ट है। ये याद रखना है। ये सारे किसमें शामिल है, किसके घटक है, प्रधानमंत्री किसान सम्पदा योजना के। फिर फरवरी 2025 तक प्रधानमंत्री किसान सम्पदा योजना के तहत 41 मेगा फूड पार्क, ये इसकी उपलब्धि है। और 394 कोल्ड चेन प्रोजेक्ट है, 536 खाद्य प्रसंग इकाइयाँ जैसी 1608 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। नेक्स्ट है ऑपरेशन ग्रीन। कृषि उत्पादक संगठन यानी पीएफओ और कृषि लॉजिस्टिक प्रसंस्करण सुविधाओं को बढ़ावा देने के लिए 500 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ, यानी 500 करोड़ के बजट के साथ 2018 नवंबर 2018 से टमाटर, प्याज और आलू यानी टॉप फसलों के पेशेवर प्रबंधन एवं एकीकृत विकास हेतु एक नई केंद्र क्षेत्र योजना ऑपरेशन ग्रीन स्टार्ट की गई थी। कब? 2018 में। कितने परिव्यय के साथ? 500 करोड़। और इसमें कौन सी फसलें थी? टमाटर, प्याज और आलू यानी टॉप। वर्तमान में ऑपरेशन ग्रीन को क्या कर दिया? टॉप से टोटल कर दिया गया और इसके अंतर्गत 42 यानी 22 फल और 20 सब्जियां, जल्दी खराब होने वाले फलों और सब्जियों को, और एक समुद्री झींगा को शामिल किया गया। टोटल कितनी शामिल है इसमें? 42, 22 और 20, ये याद रखना है। और इस योजना की दो आगामी रणनीतियां ये धारा, एक तो है मूल्य स्थिरीकरण उपाय अल्पकालिक, यानी अधिशेष उत्पादन फलों में सब्जियों के परिवहन व भंडारण की लागत को 50% सब्सिडी दी जाएगी। और एकीकृत मूल्य श्रृंखला विकास है दीर्घकालिक लक्ष्य। ये इसमें क्या है, जो भी प्रमुख उत्पादक राज्यों में पहचाने गए जो भी क्लस्टर है और उनमें जो स्थापित खाद्य प्रसंस्करण परियोजना, उनको 30 से 35% का अनुदान या सब्सिडी देनी है। अब पढ़ते हैं नीली क्रांति, यानी मत्स्य पालन से संबंधित है। यहाँ से अभी तक क्वेश्चन आया नहीं है और आरपीएससी इस बार यहाँ से क्वेश्चन पुट अप कर सकती है। जैसे भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश है और जिसकी वैश्विक मछली उत्पादन लगभग 8% हिस्सेदारी, ऐसे पहुंच देंगे दूसरा सबसे बड़ा वैश्विक मछली उत्पादन में 8% हिस्सेदारी है और पिछले 2 दशकों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। और इसमें इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है, केंद्रीय बजट 2025-26 में मत्स्य पालन क्षेत्र के लिए अब तक सबसे अधिक कुल वार्षिक बजटीय समर्थन यानी 2703 करोड़ रुपए प्रस्तावित किए गए हैं। ये भी इम्पोर्टेंट है। अब तक का सबसे बड़ा जो नीली क्रांति है मत्स्य पालन संबंधित बजट दिया गया है। और इसके लिए एक समर्पित विभाग बनाया गया है। फिश प्रोडक्शन आप देख सकते हो 2014 में कितना था और 2024 में 10 साल में कितनी ग्रोथ हुई है। और इसकी उपलब्धियां, ये आप उपलब्धियां देख लेना। मछली उत्पादन 2013-14 में इतना था। और फिर हाँ, ये याद रखना, समुद्री मछली उत्पादन से दोगुना होकर 10.5 लाख टन 2014 से 24 तक हो गया है। ये याद रखना, बाकी ये छोड़ देना। डेयरी क्षेत्र वार्षिक वृद्धि दर कितनी है? 5.7% औसत वार्षिक वृद्धि दर है, जो वैश्विक औसत से 2% अधिक है डेयरी क्षेत्र में। और भारत दूध उत्पादन में दुनिया में पहले स्थान पर है, जो वैश्विक उत्पादन 25% योगदान देता है। पहले स्थान पर वैश्विक उत्पादन 25%। देश में दूध उत्पादन पिछले 10 वर्षों में 63.56% बढ़ा है, तो ये इतना याद रखो। और जो दूध की उपलब्धता है भारत में प्रति व्यक्ति, वो कितनी हो गई है? 48% बढ़कर 471 ग्राम प्रति व्यक्ति दिन की हो गई है, जबकि वैश्विक औसत कितनी है? 322। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, भारत इनमें आगे है। फिर है भारत की पुष्प कृषि यानी फ्लोरी कल्चर, 100% एफडीआई वाला ये क्षेत्र है। और सनराइज उद्योग है ये। और इसमें क्या, पुष्प कृषि छोटे व सीमांत कृषकों के लिए एक आशाजनक उद्यम के रूप में उभरा है। और वाणिज्यिक पुष्प कृषि के अंतर्गत ये कट फ्लोर प्रोडक्शन है, लूज फ्लोर प्रोडक्शन है, सूखे फल है, कट ग्रीन्स है, ये इनको शामिल किया गया है। और निर्यात उन्मुख पुष्प कृषि में अग्रणी राज्य है। पुष्प कृषि इस बार बजट में इसके विशेष रूप से दिया गया है, तो आपको याद रखना है। अग्रणी राज्य कौन से? तमिलनाडु, कर्नाटक, ये अग्रणी राज्य है। और निर्यात के प्रमुख देशों में यूएसए, नीदरलैंड, यूएई ये अग्रणी है। पुष्प कृषि इस बार के बजट तो 2025-26 वाला बजट है, इसमें इंपॉर्टेंट रूप से इसके बारे में वर्णन किया गया था। सनराइज उद्योग है, ये 100% एफडीआई वाला है। और इसमें अग्रणी कौन कौन से राज्य अपने? तमिलनाडु और कर्नाटक है। और
निर्यात वाले देश कौन से, यूएसए, नीदरलैंड है और यूएई। तो ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, यानी पूरा तो नहीं हुआ, इसके कुछ टॉपिक और है वो बाकी है, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है। और इसमें आगे अपन मेनली क्या पढ़ेंगे, एक तो जो हरित क्रांति है, हरित क्रांति, उसके अलावा जो एमएसपी है, और जो कुछ स्कीम और है, इनको पढ़ेंगे। यानी 10 से 15 मिनट का और वीडियो आएगा इसके ऊपर, और ये वीडियो कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ से आप देख सकते हो, और इनके जो भी फैक्ट्स है, पीडीएफ है, वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा। और जो किसी को टेलीग्राम जो चैनल है उसकी लिंक मैं बता देता हूँ, इस नाम से जीके भाई गुड्डी सर, इस नाम से टेलीग्राम चैनल आप जुड़ सकते हो। वहाँ पर इसकी जो भी पीडीएफ है अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा। बाकी आगामी जो वीडियोज है वो जल्द से जल्द, यानी मैं 10 अगस्त का टारगेट लिया, 10 अगस्त से पहले पहले मैं अपनी ओर से वीडियो है वो प्रोवाइड कर दूँगा। इनको आप अच्छे से देखें, और जो भी मैंने इम्पोर्टेंट चीज़ें बताई है इनको आप याद रखें, क्योंकि संस्कृत डिपार्टमेंट में 10 क्वेश्चन आए थे, और छोटे छोटे वीडियो थे, 7 से 8 क्वेश्चन वहाँ से आ गए थे। तो इनको आप मतलब अच्छे से देख लेना, और निश्चित रूप से आपको फ़ायदा होगा। बाकी इसके अलावा मैं बता देता हूँ आपके लिए मैं क्या करूँगा। जैसे चार चार टॉपिक तो ये हो गए, कृषि वाला, कृषि, उद्योग और सेवा, और विदेशी व्यापार। उसके अलावा कुछ टॉपिक और है, जैसे दबाव समूह है, इसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊंगा। और एक जो वैश्वीकरण वाला है, भूमंडलीकरण वाला, इसके ऊपर भी वीडियो मिलेगा। और एक जो जलवायु परिवर्तन वाला है, जलवायु परिवर्तन, या जो पर्यावरणीय इश्यूज है, पर्यावरणीय समस्या है, इनके ऊपर एक वीडियो मिलेगा। दबाव समूह हो गया, वैश्वीकरण हो गया, और एक विदेश जो नीति है, इनके ऊपर ये 4-5 वीडियोज़ है, ये और आपको मैं प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। बाकी तब तक आप अच्छे से पढ़ते रहें, क्योंकि अब सितंबर में एग्ज़ाम है ही आप लोगों का। अब मेनली आपको रिवीजन करना है, ज़्यादा नई चीज़ें मत पढ़ें आप लोग। और आप लोग खुश नसीब ही हो, क्योंकि ये जो अभी जो वैकेंसी चल रही है उसका एग्ज़ाम हुआ नहीं, उससे पहले ये आपके लिए एक सेकेंड ग्रेड की न्यू वैकेंसी और आ चुकी है। और आपके सामने आगे जो रीट मेंस है उसका भी एग्ज़ाम कंटिन्यू करते रहें, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। और जैसे मुझे टाइम मिलेगा, जो नेक्स्ट सेकंड ग्रेड की वैकेंसी है जिसका शायद जुलाई में एग्ज़ाम है ना, तो उसके लिए मैं प्रॉपर वीडियोज़ अपलोड करूँगा कि फर्स्ट पेपर के लिए कैसे तैयारी करें। एक वीडियो इस पर आएगा, फर्स्ट पेपर के लिए कैसे तैयारी करें, कैसे अपने स्कोर को 70 जो प्लस क्वेश्चन है वहाँ तक लेके जाएं। दूसरा, एसएसटी जो सब्जेक्ट है, उनके एसएसटी सब्जेक्ट है उनके लिए मैं एक वीडियो बनाऊंगा। एसएसटी में किस प्रकार से 110 के आसपास क्वेश्चन स्कोर करें, कौन कौन से जो बुक्स है, सोर्स है, उनको पढ़ें। ये सारी चीज़ें नेक्स्ट वीडियो में बताऊँ। तब तक आप अच्छे से पढ़ते रहें। धन्यवाद। और एक चीज़, एक रिक्वेस्ट और आप सभी से, कि अपना जो यूट्यूब चैनल है उसको थोड़ा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि अब काफ़ी टाइम हो गया, लगभग 5 से 6 मंथ बाद मैंने वीडियो अपलोड किया है। हो सकता है वो चैनल डेड हो गया हो, मैं ये वीडियो अपलोड करके चेक करूँगा। यदि इसके ऊपर अच्छा रिस्पॉन्स आएगा, आगे बढ़ेगा चैनल तो ठीक है, नहीं तो मुझे एक नया चैनल बनाना पड़ेगा, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया वीडियो अपलोड नहीं किया। तो आप लोग यदि वीडियो शेयर करोगे तो निश्चित रूप से मुझे नया चैनल नहीं बनाना पड़ेगा। थैंक यू सो मच। अच्छे से पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें।